सो वेलकम यशवर्धन, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत अमेज़ फील कर रहा हूँ। फील इसलिए अमेज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं जिसका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अमूमन मतलब 95% से ज़्यादा टाइम ऐसा ही हुआ है कि मेरे सामने मुझसे उम्र में ज़्यादा, हो सकता है दोगुने लोग बैठे रहे, लेकिन आज मेरे साथ ऐसे हैं जो शायद मुझसे उम्र में आधे से भी कम के हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे बच्चे का, या फिर एक ऐसे प्रोडिजी जिस वर्ड को कहते हैं, एक का इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे देश में एक देश में नहीं बल्कि इस दुनिया के अंदर एक हर ह्यूमन के अंदर एक फैक्टर होता है, वो होता है उम्र का ईगो होना। बिल्कुल। तो आज उस उम्र के ईगो को साइड में रख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि उसको अगर मैंने कैरी किया पॉडकास्ट में तो शायद मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर लूँगा। सबसे पहले चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपनी उम्र बताओ एक बार। मेरी उम्र 14 है, 14। सिर्फ 14 साल के हैं ये। और बाकी अभी आप पॉडकास्ट पूरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जितना ज़मीन के ऊपर है उससे कई गुना, कई ज़्यादा फीट नीचे ज़मीन के नीचे हैं, इनका नॉलेज का लेवल देखकर। सो यशवर्धन, जब मुझे आपके बारे में पता लगा, मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि आप यंगेस्ट हिस्टोरियन हो इस देश के अंदर, जिस मतलब कब सबसे कम उम्र में आपने हिस्ट्री को पढ़ा, समझा, ना सिर्फ बल्कि लोगों को पढ़ाया भी। यूपीएससी के बच्चों को जो यूपीएससी कर रहे हैं तैयारी, उनको आपने लेक्चर्स भी दिए। मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा, देश के हालातों पर, हिस्ट्री पर, बहुत सारी चीज़ों पर बात करूंगा। पहले आप ये बताओ, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हो गई, किस उम्र से स्टार्ट हो गई थी ये सब? बिल्कुल। और पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि हम लोग आज के समय में, जो एक तरीके से कहा जाए, जो आज के समय में वर्ष है 2025, हम लोग 100 साल कंप्लीट होने के आगे बढ़ रहे हैं आज़ादी के। और आज के समय में पास्ट यानी हिस्ट्री, प्रेजेंट यानी हम लोग की डिप्लोमेसी, और फ्यूचर यानी यूथ, इन 3 पिलर्स पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप जैसे लोग मिलते हैं जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं और देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं तो सबसे पहले आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। तो जर्नी की स्टार्टिंग 2017 में हुई। ईयर था 2017, जब आपकी उम्र लगभग 7 साल की थी। बिल्कुल, 6 वर्ष, 6 साल की, ठीक है। तो उस समय मेरी मदर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा आप क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। मम्मा ने बताना शुरू किया कि बेटा ये हिस्ट्री होती है, ये एक औरंगज़ेब था, एक शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। धीमे धीमे करके मुझे इंटरेस्ट आया कि मम्मा होता क्या है, ये कैसे होता है। और बिकॉज हिस्ट्री जो है वो कोई आपके साथ कुछ सामने हुआ, आपने बस उसको लिख दिया, उसका एक अकाउंट लिख दिया, आपने एक पर्सनल नैरेटिव लिख दिया। हिस्ट्री वो नहीं होता। हिस्ट्री इज़ अ चेंज ऑफ इवेंट्स। ये कुछ चल रहा था, कुछ चेंज हुआ तो आपने उस चेंज को लिखा, लिखा, अपना नैरेटिव को बनाया, उसको आपने अकाउंट पे अपने लिखा। तो चेंज ऑफ इवेंट्स है, वो स्टोरीज हैं, स्टोरीज का ही एक कलेक्शन है हिस्ट्री। ठीक है। किस तरीके से ह्यूमन माइंड ने हम लोग की सिविलाइजेशन को बनाया है। तो फिर इसी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट जागा धीमे धीमे करके। जब हिस्ट्री से ही हम लोग का डिप्लोमेसी निकला, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री से ही हमारा लॉ आया, ह्यूमन नेचर आया, जोग्राफी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हिस्ट्री को पढ़ने में। तो ये कुछ फील्ड्स थी जहाँ पे मेरा धीमे धीमे करके इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। मैं पढ़ता गया, इंटरेस्ट और ज़्यादा गहरा होता गया। और कहा जाए तो फिर कोविड का टाइम था, 2021 वॉज द ईयर। मुझे एक नीड महसूस हुई कि जो हम लोग के एजुकेशन सिस्टम को, हमारी जो प्रणाली है उसको जो बैक लगा है, उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। उस समय पे एक इंटर कॉलेज में जाके मैंने पहला लेक्चर लिया। धीमे धीमे करके मैंने उस टाइम तक वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया था अपने बारे में, अपने पॉइंट्स को, मेरी क्या सोच है। okay. अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते, गलवान घाटी का इंसिडेंट हो गया, इवन अभिनंदन का इंसिडेंट हो गया, किस तरीके से डिप्लोमेसी किस डायरेक्शन में जा रही थी, उस तरफ मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया। और उस समय एक कॉलेज लेक्चर हुआ, इंटर कॉलेज लेक्चर, जहाँ पे मैंने तालिबान के, जहाँ पे अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसका जो फॉल हुआ, तालिबान का राइज हुआ, 15 अगस्त वॉज द डेट 2021। okay. उसमें मैंने एक लेक्चर लिया। साथ में 1857 का जो रिवोल्ट था, जिसमें मैं काम भी कर रहा हूँ कानपुर पे, उन 2 टॉपिक्स में मैंने लेक्चर लिया। और वहीं से स्टोरी की शुरुआत हुई। धीमे धीमे करके मैंने पढ़ाना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी काम करना शुरू किया। और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। यानी कि ये सारे जो अचीवमेंट्स आपने भी गिनाए, ये वो थे जो 6 साल से 10 साल की उम्र तक आपने अचीव कर लिए थे। मैं एज इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकता है किसी और ने भी की हूँ, लेकिन इस एज में करना सबसे बड़ी बात है। 10 साल 12 साल की उम्र तक तो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि हम घर में बच्चे को सीरियस भी नहीं लेते,
शायद वो सधे हुए अंदाज में बात भी नहीं करता है, 10-12 साल की उम्र में जाकर उसकी एक मैच्योरिटी आना शुरू होती है। आप 6 साल की उम्र में समझने लग गए थे कि हिस्ट्री क्या चीज़ है, और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद स्कूल टाइम में तो कोई भी सीरियसली नहीं पढ़ता, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है कि मार्क्स आ गए, दैट्स इट, पास हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आगे चल के उसे इंटरेस्ट आए। तो ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर मैं ये कहूँ कि आप, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर हम आगे पॉडकास्ट पे बढ़ेंगे, कि अगर आप खुद को चंद्रगुप्त मानते हो तो आपका चाणक्य कौन है? रीज़न, कोई इन्फ्लुएंस, कोई मोटिवेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो जहां से मुझे आया कि नहीं मुझे तो इस रास्ते पर बढ़ना, या आपका ट्रिगर पॉइंट था वहां पर? मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस चीज़ पे मैंने कभी विचार किया नहीं, धीमे धीमे करके पॉन्डर करता हूँ इन सब टॉपिक्स पे, पर उतना विचार नहीं किया। पर आज मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे पेरेंट्स थे, ओके, जिन लोगों ने एक मौका दिया, एक इंस्पायर किया कि बेटा हम लोग आज यहाँ तक लेके आए हैं, इसके आगे तुम्हें लेके जाना है। केवल हमें नहीं, केवल हमारे शहर को नहीं, केवल हमारे प्रदेश को नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र को। और अगर मैं इस जर्नी में कुछ भी यहाँ पे अपना पार्ट डेडिकेट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कोई चेंज ला सकता हूँ, तो वो मुझे करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे चाणक्य मेरे पेरेंट्स हैं, जिन लोगों ने मुझे कभी रोका नहीं बेटा हिस्ट्री में तो कोई जॉब मार्केट है नहीं, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम जाओ, तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तुम्हारा फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, तुम्हारा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तुम्हारा जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, जहाँ मन है जाओ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और कहा जाए तो हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है आज की दुनिया में। बिल्कुल। और ऑब्वियसली मैं वर्क करता नहीं हूँ, मेरा कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है नहीं, कोई पे का सोर्स है नहीं, सारी की सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स करते हैं हर चीज़ के लिए पे। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने, चाहे वो महंगी से महंगी किताब हो, चाहे वो इंडिया में इकलौती कॉपी हो उस किताब की, पर मेरे पेरेंट्स ने कहा बेटा तुम्हें इंटरेस्ट है तुम पढ़ो, बाकी हम देख लेंगे। तो मुझे तो लगता है कि इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स ही मेरे चाणक्य थे। ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जिनसे कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे हिस्ट्री में जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, जिन लोगों के थॉट्स से, जिन लोगों के एक्ट से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। पर मुझे लगता है कि इस पूरी की पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा रोल गॉड का है, और इस धरती पे जो गॉड है मेरे पेरेंट्स। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, हर एक के घर में बच्चे हैं, और हर एक हो सकता है व्यूअर जो वो खुद में बच्चा हो या फिर वो खुद में किसी के माता पिता हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बच्चा जो होता है वो हर बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है, हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है। डिपेंड करता है कि उनके माँ बाप ने, उनकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया या उसके आगे बाउंड्रीज सेट कर दी कि नो तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर भी बनना है, तो हम उसे धक्का दे के डायरेक्शन चेंज करते हैं और एक बच्चा अपने डायरेक्शन लेकर खुद आगे बढ़ता है। तो मैं सबसे कहूँगा कि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी एक यशवर्धन हो, तो आपको अपना एक बच्चे को डायरेक्शन जो भी वो चूज़ कर रहा है उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये हर एक को एक यहाँ से पिक लेना चाहिए। वेल ठीक है, अब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आप यंगेस्ट हिस्टोरियन हो, आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक अच्छा, रिलेशंस में एक अच्छा एक एक्सपोजर है और अपना एक नॉलेज है। आजकल एक नैरेटिव वॉर है देश के अंदर, हर कोई नैरेटिव सेट करना चाहता है, और ये पूरे पॉडकास्ट के दौरान मैं नैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल करता रहूँगा। रीज़न क्योंकि हर जगह अगर आप देखेंगे तो नैरेटिव सेट हो रहे हैं। इंडिया वर्सेस भारत से हम शुरू करते हैं। एक तरफ कहा जाता है, अब तक कहा जाता रहा इंडिया, लेकिन बीते 4-5 साल के अंदर, और खासकर अगर मैं और बाउंड्रीज अगर सेट करता हूं तो 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की सरकार आई, देश में भारत की बात की जाने लगी। नहीं इंडिया नहीं, भारत। हर जगह इंटरनेशनल जगहों पर भी इंडिया नहीं भारत कहा जाने लगा। क्या ये नैरेटिव वॉर जो शुरू हुआ, आपको लगता है इंडिया और भारत कह देने से कुछ बदलता है? देखिए, इस पॉइंट को मेरे इस पॉइंट को मतलब, क्योंकि मेरे से भी कई सारे लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी बहुत सारा इंटरेस्ट है, और हमारा आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, जिसको आप कई बार लिटरेचर की किताबों में, अलग अलग किताबों में IE करके लिख देते हैं, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स अलग बात है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे, पर पहले फोकस करते हैं इन स्टार्टिंग के 3 शब्दों में, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। मेरे कई सारे मित्र हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे अब तो एक हम लोग के इवेंट में, G20 के इवेंट में हम लोगों ने भारत यूज़ कर दिया। हम लोगों का जब लाउंज में, जब प्रेसिडेंशियल लाउंज में, जब एक कहते हैं ना कि भोज जब ऑर्गेनाइज़ किया गया, जब डिनर ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो उसमें भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके समन किया गया बाकी जो लीडर्स थे।
उन लोगों को इसमें दिक्कत थी। अब कई सारे मेरे दूसरी साइड में कुछ लेफ्ट वाले दोस्तों को तो दिक्कत थी, साथ में कुछ राइट वाले दोस्तों को ये दिक्कत थी कि हम लोग इंडिया यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, इसको हमारे संविधान से उठा के फेंक दो। अब जब हम लोग दोनों के साइड्स को सुनते हैं तो हम लोग को दोनों साइड से फ्लॉज दिखते हैं। लेफ़्ट वाले कह रहे हैं, लेफ्ट नॉट स्पेसिफिकली लेफ्ट बट कई सारे लोग कहते हैं, कई सारे थिंकर्स कहते हैं कि इंडिया ही हम लोगों का नाम है, भारत जो भी कर रहे हैं ये लोग, जो अभी प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है या फिर रूलिंग गवर्नमेंट है, ये अपना नैरेटिव सेट करें। भाई मैं उनको बस ये कहता हूँ, राइट वाले लोगों को भी जो कहते हैं कि इंडिया को तो हटा ही देना चाहिए, भारत ही है इकलौता नाम। भाई ऑलरेडी नाम है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे संविधान के पहले शब्द ही हैं इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है। उसमें तो क्लियरली कह दिया, उसमें कोई ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, कुछ पॉइंट कुछ क्वेश्चन मार्क भी नहीं है वहाँ पे, फुल स्टॉप। इंडिया जो कि भारत है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो वो तो ऑलरेडी है। अगर आपको चेंज करवाने पे आपको इतना जोर डालना ही है तो आप यूज़ करना शुरू कर दो। आप इंडिया यूज़ ही मत करो वर्ड, आप भारत यूज़ करो। आपको किसने रोका है? और जितने लोगों को लेफ्ट में दिक्कत है, भाई हम लोग किसी वर्ड को हटा देते हैं तो पहली बात वो हमारी आइडेंटिटी है। हम लोग आज के समय पे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। और इस नैरेटिव को चेंज करने में टाइम ज़रूर लगेगा। क्या ज़रूरी है चेंज करना? आई थिंक फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, एक भारतीय की सोच से मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपनी सिविलाइजेशनल लेगेसी पे अगर गर्व महसूस करना ही है तो हमें खुद से भारत यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आप जब भारत नाम बोलते हैं तो उसमें इमोशंस आ जाते हैं। चाहे भारत बोले, चाहे हिंदुस्तान बोले, चाहे भारतवर्ष बोले, आर्यवर्ष कहें, जो भी आपको बोलना है। आर्यवर्ष बेसिकली आर्य जो लैंड है, वर्ष मीन्स एरिया, तो भारतवर्ष हो गया जो भारतीय एरिया है। आई थिंक कि ज़रूरत है, क्योंकि जो सिविलाइजेशनल नैरेटिव हम लोग के अंदर कॉलोनियल माइंड से मतलब सेट किया गया है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार लोग 1835 के एक महान तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ब्रिटिश लॉयर थे, एक एडवोकेट थे, मिस्टर मैकॉले, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाल दिया जाता है कि इसी व्यक्ति की वजह से सब कुछ बुरा है, हमारी एजुकेशन जो पूरी प्रणाली है, कुछ भी गलती है, सब इसकी वजह से, सब इसकी वजह से, सब मैकॉले पे डाल दिया गया। अरे प्रभु, पिछले 75 वर्ष से आप आज़ाद हो, इतना टाइम है आपके पास, इतने टाइम से आपके हाथ में सारी पॉलिसीज़ हैं, तब आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। इवन आज के समय में, जब आज के समय में आपके पास पावर है तो चेंज कर दो, मना किसने किया है? और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 86 के बाद अब पॉलिसी आई है जी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चेंज है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या चीज़ है, और क्या हम लोग के क्या इम्प्लीमेंटेशन पे इस पर काम होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। क्योंकि मैं तो क्रियान्वयन पे बेस लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे अनुसार ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, चेंज करने में टाइम ज़रूर लगेगा पर ये चेंज होगा। एंड आई डोंट फील कि इसमें कोई डिफरेंस आता है। इमोशंस भले ही इसमें आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की भी कोशिश की जाती है? बिल्कुल, अगर चेंज कर रहे हैं तो हर चीज़ का पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं लोग, चाहे वो लेफ्ट का चाहे राइट क्यों। हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आज के समय में बात हो रही है हिस्ट्री रीराइटिंग की। बिल्कुल, कि हम लोगों को इतिहास को पुनः लेखन करना चाहिए। लोग कर भी रहे हैं, दिल्ली में भी कई सारे ऑफिस में अपने केरेंस लोग बैठ के इस पर काम भी कर रहे हैं। मेरे अनुसार हाँ बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। अगर हमारे इतिहास में कई सारे तथ्य हैं जिनको गलत लिखा गया है तो उनको सही करो, पर किसी ना किसी चीज़ को आपने पूरा उठा के ही हटा दिया किताबों से, दैट्स नॉट अ वेरी नोबल थिंग टू डू ना। आपको उसको हटाना नहीं है, आपको जो नई चीज़ें डिस्कस की गई जिनको डिस्कस ही नहीं किया। आई थिंक आप बात कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर क्लास 7 से मुगल एम्पायर हटा दिया गया, दिल्ली सल्तनत हटा दिया गया, क्लास 9 से भी बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई। तो क्या ये ठीक नहीं है आपके हिसाब से? हिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स नहीं हटाने चाहिए थे? मेरे अनुसार अगर कुछ गलत तथ्य है उसको सही करो। पर आपने, अगर आप शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, पर अगर आप उन पे फोकस करना चाहते हो तो आप उनको पढ़ा भी सकते हो बिना अकबर या औरंगजेब को डिमोनाइज करें। औरंगजेब वॉज अ रिलीजियस फैनाटिक। अकबर को महान हम लोग कहते हैं, लेकिन उसके भी हर कोई, नो पर्सन इज परफेक्ट। हर एक का हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है, हर किसी के, जैसे कार्ल यूंग के लिखते हैं अपनी साइकोलॉजी की बुक्स में, एनालिटिकल साइकोलॉजी में, कि हर एक का शैडो होता है, डार्क साइकोलॉजी होती है, डार्क थॉट्स होते हैं। तो कोई भी वाइट नहीं होता, कोई भी ब्लैक नहीं होता, ग्रे एरिया होता है। तो इस वजह से आप दूसरी चीज़ को पढ़ा, आप सावरकर जी के बारे में पढ़ा भी सकते हो बिना गांधी जी को डिमोनाइज करें। आप भगत सिंह जी के आइडियल्स को भी पढ़ा सकते हो बिना गांधी जी के, मतलब गांधी जी के फेलियर्स पे आप जोर डालो कि उनके अगर कोई गलती थी उन पर फोकस करो,
पर आप भगत सिंह को भी उनके साथ पढ़ा सकते हो। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक चीज़ को लगा रहे हो तो फिर दूसरी चीज़ को हटा रहे हो। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक दिया गया कि भाई इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बच्चों के मन में वो जो एक वायलेंस है हिस्ट्री के अंदर वो एक दिखाई देता है, तो उस वायलेंस को हम वहाँ से हटा देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक सही लॉजिक है हटाने के पीछे? मुझे लगता है कि वायलेंस या फिर वायलेंस इज़ नॉट एन ऑप्शन, पर हिस्ट्री आपके नैरेटिव, आपके इमोशन से नहीं चलेगी। कोई इवेंट हुआ है, आपको मानना पड़ेगा वो हुआ है। आप उसको इतिहास में अपने नैरेटिव के, आज के नैरेटिव को फिट करने के लिए आप इतिहास की किताबों को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप वो कर रहे हो तो इट्स नॉट मॉरल, वो नैतिक चीज़ नहीं है। तो आप ये मानते हो कि इतिहास की किताबों से छेड़छाड़ जो हो रही है वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है अपने हिसाब से? मेरे हिसाब से होना चाहिए, पर जब जहाँ से पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने की बात आ जाती है, मैं उसके टोटली खिलाफ हूँ। मैं ना लेफ्ट की बात करता हूँ, मैं ना राइट की बात करता हूँ। जब तक कांग्रेस पावर में थी उस समय मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने अपना जो बोगस हिस्ट्री है उसको हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में डाला, अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। आज के समय में राइट विंग या फिर संघ के हिस्टोरियंस हैं जो पावर में, वो लोग चाहेंगे कि वो अपना नैरेटिव सेट करें। और मतलब बायस तो हमेशा रहेगा। हम लोग हिस्ट्री में 3 P's को पढ़ते हैं, पावर, पीपल, पर्सपेक्टिव। सबसे पहले आता है पीपल, ठीक है, कि कौन कंट्रोल कर रहा है, किसकी बात हो रही है। दूसरा आता है पावर, उस समय में पावर में कौन है जब ये किताब लिखी जा रही है, जब ये हिस्ट्री लिखी जा रही है। और तीसरा आता है पर्सपेक्टिव, किस तरीके से, किस पर्सपेक्टिव, किस सोच के साथ लिखी जा रही है। 1800 की किताबें उठाएं, उस समय अगर के हो गया, मैलिसन हो गया, इन लोगों ने जो ब्रिटिश ICS ऑफिसर्स, ये हिस्टोरियंस नहीं थे, ये सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने हिस्ट्री पे किताबें लिखी। 1857 के ऊपर किताब लिखी के ने। ये सब लोग सिविल सर्वेंट्स थे, ICS ऑफिसर्स थे। ये लोग ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ऑडियंस के लिए किताब लिखी। उस समय पावर में ब्रिटिश थी, इनका पर्सपेक्टिव भी ब्रिटिश था, तो किताबें तो बायस होंगी। आज के समय में पावर में एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के लोग हैं, लोग कुछ स्पेसिफिक हैं, और जो इवेंट्स के बारे में लिखा जा रहा है वो कुछ स्पेसिफिक है। तो फिर हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स है उसका क्या वैलिडेशन है? फिर हर कोई आएगा, सरकारें आएंगी, पावर में आएंगे लोग, हिस्ट्री का नैरेटिव चेंज कर देंगे। फिर 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद कोई नया आएगा, वो अपना हिसाब से नैरेटिव चेंज कर देगा। तो एक्चुअल हिस्ट्री कहाँ रही फिर? हम लोग को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब तक हम लोग फैक्ट्स की बात करें कि नाना साहेब का, जो कानपुर में बहुत बड़े मतलब पेशवा के ऑर्फन सन थे, तो नाना साहेब पेशवा की डिसअपियरेंस, वो गायब हो गए। उनका कभी कुछ पता नहीं चला। कुछ कहते हैं कि वो गुजरात चले गए, कुछ कह रहे हैं वो राजस्थान चले गए, कुछ कह रहे हैं वो नेपाल चले गए। वो फैक्ट है कि वो कभी मिले नहीं। पर अगर आप ये कह रहे हो कि वो कहीं जाके बहुत महान शासक बन गए, तो यहाँ पे तो आपने छेड़छाड़ शुरू कर दी और आपने बायस डाल दिया एक। अगर मैं ये कहूँ कि सर मिस्टर कौशिक यू आर अ वेरी गुड गाय, पर मैंने जहाँ पे अपना बायस डाल दिया कि आपके बोलने का ढंग बड़ा अच्छा है, आपकी तो पूरी सोच बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता कि आपकी सोच कैसी है। बिल्कुल। पर जितना मैंने आपसे अभी बात की, जितना मैंने आपसे डिस्कस किया, मुझे आपकी सोच बड़ी अच्छी लगी। तो जहाँ से बायस शुरू हो जाता है वहाँ से हम लोग को हिस्ट्री को कट ऑफ कर देना चाहिए। फैक्ट से बात होनी चाहिए, तथ्यों पे बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है बीते 1000 साल पकड़ लूँ जी, तो 1000 सालों में हिस्ट्री को इतना बार चेंज किया गया, इतनी तरीकों से नैरेटिव चेंज किया गया, एक्चुअल जो हिस्ट्री है 2500 साल पहले की, 2000 साल पहले की या 1200 साल पहले की, वो हमें नहीं पता। आप ये मानते हो? देखिए, जो बेसिक सोर्सेज है, जैसे हम लोगों के पास वैदिक सोर्सेज हो गए, उपनिषद्स हो गए, जो बेसिक के लिटरेरी सोर्सेज हैं, साथ में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, वो बेसिक सोर्सेज हम लोग हिस्ट्री में मानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हो गए, जो हम लोग को खुदाई में मिले, बिल्कुल। लिटरेरी सोर्सेज जो हम लोग को किताबों में मिले। इन दो चीज़ों को जब हम लोग साथ में लाते हैं तो हम लोग एक नैरेटिव बनाते हैं। एक नैरेटिव, इसमें नैरेटिव मेरा कोई एक राइट या लेफ्ट का नहीं है, नैरेटिव इन द सेंस कि हम लोग एक अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसमें लिखते हैं कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज रही हो, यहाँ जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता मिली तो वो उसके जब चिन्ह मिले, उसके जब सबूत मिले, उससे हमने फिर हिस्टोरियंस ने उसके थ्योरी के साथ लगा के हमने ये बता दिया पर्सपेक्टिव कि भी ऐसे 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 चीजें रही होंगी। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल। तो हम लोग के पास उस टाइम के लिटरेरी सोर्सेज नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हम लोगों को खुदाई में मिले। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे फैक्ट्स ही गलत हैं, पर जो बेसिक फैक्ट्स हैं अगर आप उन पे नज़र डालो तो वो तो सही हैं, पर बायस हमेशा रहेगा ही। कोई भी पर्सन अनबायस हिस्ट्री लिख नहीं सकता, टोटली बायस रहेगा ही।
पर हम लोगों को कोशिश करनी है कि आज के समय में, उस समय जागरूकता नहीं थी उतनी, पर आज के समय में जब लोग जागरूक हैं ये क्या हो रहा है देश में, तब हम लोगों को जहाँ से भी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की बात, चाहे वो राइट का हो लेफ्ट का, आई डोंट गिव अ शिट, आई डोंट गिव अ डैम, चाहे वो लेफ्ट में हो राइट में हो, दोनों साइड में लोग हैं, दोनों साइड अपना फायदे के लिए लिखेंगे। बिल्कुल। पर हमें काम करने की कोशिश है, जो आज के समय यंग हिस्टोरियंस है, यंग लोग हैं, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे आने वाली जनरेशन का जो माइंड सेट होगा उसको किस तरीके से हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, कि हम लोगों को एक तरफ उनको एक्चुअल हिस्ट्री भी पढ़ानी है, पर साथ में उन लोगों को ये भी नहीं कराना है कि उनको शर्म आनी चाहिए अपने इतिहास पे। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, मेरा बस ये पॉइंट है। अच्छा, तो आप ये मानते हो कि आज की डेट में जितने भी नैरेटिव सेट हो रहे हैं या जितने भी करेक्शन हिस्ट्री की बुक्स में हो रहे हैं, ये भविष्य में जो यंग, जैसे कि आज आपकी उम्र 15 साल है, आज से 20 साल बाद जब हम 2047 का एक विजन लेके चलते हैं, इस पर मैं अलग से भी आपसे बात करूंगा, उस वक्त पर आप आज के अगर इतिहास जो करेक्शन किए जा रहे हैं उस इतिहास को पढ़ोगे तो आपको गर्व होगा, ये सही करेक्शंस हैं। या कहीं पर कुछ आपको लगता है कि कुछ है ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी को सही नहीं लगे? मुझे लगता है कि आज के समय में अगर हम लोग हिस्ट्री को लिख रहे हैं, मैं वही चीज़ कहूँगा, जहाँ पे बायस शुरू हो जाता है जी, वहाँ पे हम लोग कोई गर्व महसूस करने की कोशिश नहीं। आज के समय में बट हु विल डिसाइड कि ये बाइज्ड है? क्योंकि आज आप समझ पा रहे हो कि ये बाइज्ड है, ये नहीं है, बट आज से 10 साल 15 साल बाद जो बच्चे आएंगे, ठीक है, उनके लिए तो वो बुक है, वो थ्योरी है, उसको वैसे ही मानना है, एग्जाम में वैसे ही पढ़ाया जाएगा, क्लास में वैसे ही पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में वैसे ही लिख के आना, वो उनके लिए सच होगा। जैसे सिकंदर महान मैंने बचपन से लेकर पढ़ा अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आज मेरे मुंह से अगर सिकंदर निकलेगा तो महान अपने आप निकलेगा, भले ही आज आप हिस्ट्री की बुक्स में चेंज कर दो कि सिकंदर महान नहीं था। तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो नैरेटिव सेट हो जाता है हमारी अपब्रिंगिंग के साथ, वो तो फिर ड्रैग होता है? इसी वजह से हम लोग को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि यंग हिस्टोरियंस जो आ रहे हैं उनको इस चीज़ के प्रति जागरूक होना चाहिए कि अगर हमारे इतिहास में हम लोग को ये कोशिश की गई है अलग अलग नैरेटिव्स के द्वारा, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के द्वारा, कि आपको भारतीय होने पे शर्म आनी चाहिए, इस चीज़ के खिलाफ हमें आवाज़ उठाएं। हम लोगों ने ऐसी बात नहीं कि हम लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, हम लोग चुप हो गए। हम लोगों ने, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो उन लोगों ने अपनी बोगस किताबें लिखी हैं, चाहे वो इंडियंस ही हो, इंडियंस भी कई सारे लॉयल थे ब्रिटिश को, गद्दार जिनको आज के समय में कहते हैं, जैसे नानक चंद की एक डायरी है, बोगस हिस्ट्री है, टोटली प्रो ब्रिटिश, जस्ट बिकॉज उसका कुछ पर्सनल ग्रज था हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के साथ। ऐसी बात नहीं कि आवाज़ उठाई नहीं जाएगी। हम जैसे लोग आज के समय में, हम जैसे हिस्टोरियंस भी हैं जो ना मार्क्सिस्ट हैं ना नेशनलिस्ट हैं, जो भारत की बात करते हैं, जो सच की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। पर अगर हम लोग, मैं इस चीज़ के टोटली खिलाफ हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए अपने इतिहास पे। हमारा इतिहास है, हमारी आइडेंटिटी है, हमें अपनी आइडेंटिटी पे गर्व होना चाहिए, पर हमें अपनी गलतियों को भी मानना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, हाँ, यहाँ पे हमारी गलती थी। और ऐसी बात नहीं है कि हम लोग 1-2 जनरेशन के बाद चुप हो जाएंगे। हम लोगों ने तो अब आवाज़ उठाई ना, कि जितने मॉबरी थॉमसन वगैरह जो किताबें लिख के गए हैं, चाहे वो ब्रिटिश, जितने ये मैक्स मिलर हो गए, ये लोग जो किताबें लिख के गए, इसमें फैक्ट्स गलत हैं, हमने आवाज़ उठाई है। ऐसी बात नहीं है कि आवाज़ टोटली शांत हो जाए, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। और धीमे धीमे करके जब लोग जागरूक होते हैं, जब लोग सीधे धीमे धीमे करके समझना शुरू करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता है, जैसा कि आप आज के समय देख रहे हैं कि एक नया नेशनलिस्ट मूवमेंट जाग गया है मार्क्सिस्ट और ये कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस के खिलाफ। तो धीमे धीमे करके छोटे छोटे बातों से, छोटे छोटी सोचों से धीमे धीमे करके ये बड़े बड़े मूवमेंट्स बनते हैं। और ऐसी बात, ये बिल्कुल गलत बात है कि 2-3 जनरेशन के बाद लोग एकदम शांत हो जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। और आज के समय में यही ज़रूरत है, और ऐसी बात नहीं कि कोई कर नहीं रहा, हम जैसे लोग आज भी हैं। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।